आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ओम्स लॉ को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज या फिर पोटेंशियल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो ओम्स एक साइंटिस्ट था, उसने रिलेशन दिया था बिटवीन पोटेंशियल एंड द करंट। ठीक है, तो उसने उसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across the ends of the conductor provided physical conditions like temperature etc remains constant। उसने बोला है कि जो भी करंट है, जो भी सर्किट में करंट डिवेल्प हो रहा है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो भी उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है अक्रॉस दी एंड्स ऑफ दी कंडक्टर। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दिया जो कि करंट को मेजर करता है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैटरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास की। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया है एक रियोस्टैट एक ऐसी चीज़ है जो हमें जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, रियोस्टैट क्या करता है, हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्किट है, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है अभी, बट अभी के लिए ये देखो कि जो रेजिस्टेंस है वो एक है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है वो क्या है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। अगर रेजिस्टेंस किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, उस सर्किट में जो करंट है वो बहुत कम फ्लो करेगा। ठीक है, क्यों करे, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसकी वजह से मान लो ये आपके पास पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है आपके पास। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगा है, रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे वैल्यू करंट की बात करें तो यहाँ पे करंट ज़्यादा होएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक उसने रेजिस्टेंस को अभी सफ़र नहीं किया, बट जब वो आगे जाएगा तो उसको किसको देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, वोल्टेज को कम कर देगा। अगर वोल्टेज कम हो गई तो आपका जो करंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी लॉ से हम पढ़ेंगे कि जो करंट है वो कैसे वेरी करता है विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड जो पोटेंशियल है वो उसे कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि अगर यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब वो यहाँ तक पहुँचेगा तो करंट आई ही फ्लो कर रहा है, I1 ही फ्लो कर रहा है मान लो, बट आगे जाएगा तो उसे रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, जो भी यहाँ से वोल्टेज आ रही है इस बैटरी से उसको क्या करना है, उसने ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप मतलब कम कर देना है। तो इस पॉइंट पे अगर I1 करंट है, ठीक है, तो आगे जाके जब वो इसको सफ़र करेगा तो रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो आई है करंट, I2 हम मान लो, वो कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो उसने बोला था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो हमें पता है कि हम हमेशा ही इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। अच्छा, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हमने हटा दिया, तो इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, आर। इसकी जगह पे क्या लगाया, आर। आर क्या है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं उसकी जगह पे कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। तो जो आर है ना हमारे पास, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आर इज नॉन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, मैंने आपको अभी बताया, रेजिस्टेंस एक ऑब्स्ट्रक्शन है इन द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस सर्किट में ज़्यादा होएगा, ठीक है, तो करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम होएगा तो करंट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में होना भी चाहिए, ठीक है, बट ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट होएगा तो जो करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा। बट अगर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होएगा वायर्स में, तो क्या होएगा, ज़्यादा करंट फ्लो करने की वजह से हीटिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, हीट होनी शुरू हो जाएगी जो वायर्स, तो उसकी वजह से बस्ट वगैरह हो सकती है, कोई चीज़ वायर वगैरह पिघल सकती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होना भी ज़रूरी है, बट लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज ये क्या करेगा, करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। बट अगर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होएगा तो ओवरफ्लो की वजह से हीटिंग हो सकती है वायर्स में, जिसकी वजह से वायर्स वगैरह डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, V इज इक्वल टू आर आई, या फिर लिख सकते हो इसे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे किसको, रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस यहाँ से देखो क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपने, अच्छा, जो रेजिस्टेंस के यूनिट्स हैं वो होते हैं ओम। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम, ठीक है। ओम जो साइंटिस्ट था उसने अपने ही नाम पे एक जो यूनिट्स रख दिए थे रेजिस्टेंस के, क्योंकि उसने यहाँ पे एक नया कांस्टेंट है जो वो डेवलप किया था, ठीक है। तो उसने इसका नाम क्या रख दिया, इसके यूनिट्स क्या रख दिए, ओम, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इसके ओम यूनिट हो गए, इसके तो 1 वोल्ट है, ठीक है, और इसके 1 एम्पियर है। तो अगर 1 ओम को डिफाइन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, the resistance of the conductor is said to be 1 ohm when 1 ampere of current is flowing through the circuit when a potential difference of 1 volt is applied, ठीक है। तो कैसे करोगे आप इसे डिफाइन, the resistance is said to be 1 ohm when 1 ampere of current is flowing through the circuit when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor, ठीक है। तो जब हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उसकी वजह से जो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिर सिग्निफिकेंस ऑफ आर है या नेक्स्ट, तो सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है इन द फ्लो ऑफ करंट। आर ज़्यादा होएगा, ठीक है, तो करंट कम होएगा, तो अगर रेजिस्टेंस कम होएगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, अगर ये बताएं कि हमारे पास, मैंने आपको बताया थी अलग अलग तरह के जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, ठीक है, सुपर कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, तो इनमें सब में वैल्यू है जो रेजिस्टेंस की वो वेरी करेगी, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास इंसुलेटर्स हैं, तो इंसुलेटर्स मैंने आपको बताया था वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो करंट है वो फ्लो नहीं करता, ठीक है। बैड कंडक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के, तो मतलब इनमें अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, वेरी हाई। रेजिस्टेंस क्या आएगा, बहुत ज़्यादा होएगा। अगर सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो सेमी कंडक्टर्स में हमने बोला था कि जो हमारे पास करंट है वो फ्लो तो करता है, बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी सेमी कंडक्टर। तो इसमें जो मॉडरेट वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, अगर थोड़ी वैल्यू होएगी तो थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद सुपर कंडक्टर्स, जो सुपर कंडक्टर्स हैं, तो मैंने आपको बोला था सुपर कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जिनमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है करंट के फ्लो में। तो अगर उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, उसमें बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कंडक्टर्स।
ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होता है, हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करता है, ठीक है, हाई करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स में, बट इसमें क्या है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, इसमें वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है जो फैक्टर्स, कि किन किन फैक्टर्स पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डिपेंड करता है, द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, अब हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली वेरी करता है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो देखो कैसे, उसने बोला कि हमारे पास मान लो कोई कंडक्टर है ऐसे, एक ये चीज है, एक उसकी लेंथ होगी ये, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस है वो अप्लाई किया, यहाँ पे भी मैंने 5 ओम रेजिस्टेंस है जो वो अप्लाई किया, तो क्या होगा, अगर इस लेंथ में देखें तो जो ये 5 ओम रेजिस्टेंस है इस लेंथ में करंट को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और जैसे ये लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा ना सारी तरफ, यहाँ तक चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस वो वायर को या फिर करंट को कम इफेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, सॉरी हाँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है लेंथ ना, तो लेंथ मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। देखो यहाँ तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल, जैसे लेंथ बड़ी हो गई तो उसमें क्या होगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है जिसपे ये डिपेंड करता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो एरिया के ये क्या करता है, इन्वर्सली वेरी करता है, ठीक है। इन्वर्सली कैसे वेरी करेगा, देखो अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है, और एक ये है हमारे पास, ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका एरिया क्या है, कम है, ठीक है। अगर इसका एरिया कम है ना तो इसका रेजिस्टेंस क्या होएगा, ज़्यादा, क्योंकि इतने इतने एरिया में ही उसको इफेक्ट, जो उसका इफेक्टिव है वो ज़्यादा शो करेगा वो। बट जैसे एरिया बढ़ गया, जैसे 5 ओम ही है ये, ठीक है, तो ये भी 5 ओम ही रेजिस्टेंस है, तो इतने से एरिया में, एरिया क्या है, ये कम है, ठीक है, ये एरिया कम है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस को इतने इतने एरिया को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 ओम, इसी में, इस एरिया में क्या होगा कि एरिया हो गया बड़ा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम, ठीक है। तो अब इसको अगर कलेक्टिवली लिखें, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये भी अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया, इसको भी अब हटाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है हमारे पास, ठीक है, इसे रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो, लिखते कैसे हैं, RHO, ठीक है, बोलते हैं रो, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, रेजिस्टिविटी है, या फिर क्या बोल सकते हो इसे आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। अगर आपने यहाँ से रो को डिफाइन करना है, तो रो को डिफाइन करने के लिए R को A से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा RA डिवाइड बाई L इज इक्वल टू रो। यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है। तो पहले हमने रेजिस्टेंस कांस्टेंट डिफाइन किया था, अब रेजिस्टिविटी है हमारे पास, तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो, अगर हमने डिफाइन करना है रो को, ठीक है, तो रो, इसको डिफाइन करने के लिए मान लो हमने लेंथ को क्या पुट कर दिया, 1 मीटर, एरिया को भी हमने 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दिया या फिर 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर रो की वैल्यू आपके पास रो RA/L है, ए को भी मैंने 1 पुट कर दिया और L को भी 1 पुट कर दिया, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल, रो किसके इक्वल आ जाएगा,
आर के इक्वल। तो इसे आप कैसे डिफाइन करोगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल किसके इक्वल आ गया, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है, मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या आएगा, रेजिस्टिविटी है, सिंपल डिफाइन करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी रेजिस्टेंस के व्हेन क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर है जो जिसपे ये अफेक्ट करेगी हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस, वो है आपके पास मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, वो क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। देखो अगर हमारे पास मटेरियल्स पे डिपेंड कैसे करेगा, नेक्स्ट उसने बोला है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है। अब मैं बोलूँ अगर कि कॉपर वायर है तो कॉपर गुड कंडक्टर है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, बहुत कम, रेजिस्टेंस इज वेरी लेस। अगर हम नाइक्रोम वायर की बात करें तो जो नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वेरी लार्ज। तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 60 टाइम्स ग्रेटर है किससे, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर से, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो हमारे पास, यहाँ तक हमने 3 किए फैक्टर, लेंथ पे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो रेजिस्टेंस, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर कॉपर वायर है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, वेरी स्मॉल, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टिविटी में गुड है जो कॉपर वायर। बट अगर नाइक्रोम वायर की बात करें तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर वायर, दैट इज 60 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस है मेटल्स का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, देखो जैसे टेम्परेचर को राइज करेंगे तो वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा फ्लो करेंगे। जब वो ज़्यादा फ्लो करेंगे तो वो ज़्यादा फ्लो की वजह से उनके जो वे में वो क्या आएगी, हिंड्रेंस आएंगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है वो डिवेल्प होएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को करोगे इंक्रीज, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या करेंगे, ज़्यादा मूव करेंगे। अगर वो ज़्यादा मूव करने लग गए, जैसे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए यहाँ पे मूव करने के लिए, तो अगर देखो यहाँ पे कोई रास्ता बचेगा उसको आगे जाने के लिए, तो वैसे वैसे क्या होएगा, रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट जैसे जैसे जो टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट उसने बोला कि यहाँ पे सर्टन अलॉयज है हमारे पास, जैसे नाइक्रोम हो गया, ठीक है, कॉन्स्टेंटन हो गया, जिनका रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है विद टेम्परेचर, ठीक है। जैसे नाइक्रोम है, ठीक है, नाइक्रोम की अगर बात करें तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना वो 0 हो जाएगा जब हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, राइज कर देंगे, ठीक है। तो सम एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर और एक कॉन्स्टेंटन है और एक हमारे पास मैग्नेटिन है, ठीक है। तो जैसे जैसे इन केसेस में टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उनका जो है हमारे पास रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 0 नहीं, बिल्कुल 0 नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और रेजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद हम करते हैं, तो यहाँ तक बेटा क्लियर है। देखो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड किया,
आर है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा एरिया के, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होएगा। फिर मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, अगर कॉपर वायर की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस कम है, अगर नाइक्रोम वायर की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर फिर बात करें टेम्परेचर की, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्रीली मूव करने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हिंड्रेंस आ जाएगी उनके रास्ते में और रेजिस्टेंस है जो वो बढ़ जाएगा। बट सर्टेन केसेस है हमारे पास, जैसे नाइक्रोम वायर का मैंने बताया आपको, जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद हमने करना है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, उनको दो मेथड से हम कनेक्ट करेंगे, एक सीरीज में करेंगे, एक हम पैरेलल में करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, मतलब 2, 3, 4 जो भी हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर दो मेथड्स के साथ करेंगे। पहले उसको सीरीज के साथ करेंगे कनेक्ट और उसके बाद पैरेलल में करेंगे। तो सीरीज पैरेलल क्या है वो भी हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या है, उसने बोला व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड सो दैट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच, द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। एंड टू एंड का मतलब ये है बेटा जी, देखो अगर हमने यहाँ पे लगा दी बैटरी, ठीक है, तो बैटरी के एक एंड से हमने यहाँ से शुरू किया लगाना, ठीक है, एक रेजिस्टर, उसके साथ ही दूसरा रेजिस्टर लगा दिया और उसके साथ ही तीसरा वाला लगा दिया, तो इसे बोलते हैं एंड टू एंड उसे कनेक्ट करना, ताकि उसमें से क्या फ्लो करे, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे सारे में। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। इसे दे दो R1 का नाम, इसको दे दो R2 का और इसको दे दो R3 का। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, ठीक है, सो दैट एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं सो दैट उनमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या है वो फ्लो कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो देखो अगर बात करें ओम्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, IR। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस कोई ना कोई जो वोल्टेज है उसका ड्रॉप होगा, तो उसको हम लिख लेंगे V1। अगर ये R2 है तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज है थोड़ी सी कम होगी, तो उसे बोलेंगे V2, इसके अक्रॉस बोल देंगे V3। अगर इसकी बात करें V इज इक्वल टू IR की, अगर मैं V1 लिखूं तो क्या लिखूंगी मैं फिर IR1। ठीक है, बट I है जो उसको 1 नहीं लिखूंगी, क्योंकि इसमें क्या है इसकी प्रॉपर्टी कि इसमें क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है थ्रू दी सर्किट। अगर सिमिलरली मैं इसके लिए लिखूं V2 के लिए, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा IR2। सिमिलरली अगर V3 के लिए लिखूं तो वो आ जाएगा आपके पास IR3। बट यहाँ से वोल्टेज कितनी जा रही है, वो तो V जा रही है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे बैटरी से वोल्टेज V जा रही है, तो टोटल वोल्टेज है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 3 पार्ट्स में, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये देखो कि ये हम कर रहे हैं सीरीज में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे S लिख दिया, क्या लिख दिया, S लिख दिया। अब हमें पता है इसके क्रॉस भी कोई ना कोई करंट और इसके क्रॉस भी कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होएगा, तो उसके क्रॉस मैंने लिख दिया IRS। अगर वोल्टेज S के साथ लिखी मतलब सीरीज, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज S के साथ लिख दिया। तो I1 की वैल्यू आपके पास है IR1, I2 की वैल्यू आपके पास IR2 और V1 की IR1, V2 की IR2 और V3 की वैल्यू आपके पास आएगी IR3। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से I को कॉमन निकाल लेंगे,
ठीक है, क्योंकि सारों में है ना आई, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, तो आई कॉमन निकाल के हमने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या है आपके पास आई RS। अब ये देखो ये वाला आई के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो ये हम आपके पास क्या, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टेंस 3। ठीक है, तो ये आपके पास है रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने लिखना है, देखो तो इक्विवेलेंट सर्किट में ये खास चीज नहीं है, the potential difference across differences is different, it high across existence for the, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपके पास रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, ये है सीरीज। उसके बाद करेंगे पैरेलल। सीरीज में कैसे था, एंड टू एंड हमने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस को एक ही लाइन में, तो ये आपके पास क्या आ गया, सीरीज में आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है जो, वो क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, दो या फिर दो से ज़्यादा जो रेजिस्टेंस हैं उनको कनेक्ट करते हैं पैरेलली। ठीक है, देखो कैसे, देखो यहाँ से और यहाँ से पैरेलल कनेक्ट करना है, तो एक को लगाया यहाँ पे, इसके पैरेलल हो गया ये वाला, इसके पैरेलल हो गया ये वाला। तो अगर पैरेलली कनेक्ट करना है तो हमने ऐसे कनेक्ट करना है, ये आ गया R1, ये आ गया R2, ये आ गया आपके पास R3। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको बैटरी के साथ, यहाँ से भी। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज है आपके पास V जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, आपके पास इस पे सेम वोल्टेज है जो वो हम अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो वोल्टेज तो पहले भी सेम ही जा रहा था सीरीज में भी, बट वहाँ पे क्या हो गया था, वो ऐसे ऐसे कनेक्टेड थे, क्योंकि यहाँ पे जाएगा उसका ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे जाएगा ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा वोल्टेज है जो ड्रॉप हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे चला गया और यहाँ पे चले गया, तो यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। बट जो वोल्टेज है या फिर बोल सकते हो पोटेंशियल है, वो क्या रहेगा, अक्रॉस दी सर्किट इज सेम। ठीक है, तो अब देखो पहले हम V इज इक्वल टू IR लिखते थे, अब हमने क्या निकालना है, यहाँ से टोटल करंट है जो वो किसके इक्वल है, यहाँ तक टोटल करंट I पहुंच रहा है, बट इसके बाद ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर V इज इक्वल टू IR है आपके पास, अगर यहाँ से I की वैल्यू निकालोगे तो V ओवर R इज इक्वल टू I आ जाएगा। अगर I1 की बात करेंगे तो यहाँ पे R1 आ जाएगा, अगर I2 की बात करेंगे तो नीचे आ जाएगा R2, अगर I3 की बात करेंगे तो नीचे आ जाएगा R3। तो यही सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। I1 की वैल्यू आ जाएगी V ओवर R1, I2 की वैल्यू V ओवर R2, I3 की वैल्यू V ओवर R3। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, V ओवर R P। P क्यों लिख रही हूँ, फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए। तो यहाँ पे देखो V कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3। ठीक है, V ओवर R P। तो यहाँ से V के साथ V क्या हो गया, कट हो गया, बचा क्या आपके पास, 1 ओवर R P इज इक्वल टू 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3। ठीक है, तो ये है आपके पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद ये पूछेंगे हमसे, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज ज़्यादा अच्छा है या रेजिस्टेंस इन पैरेलल ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उसने बोला कि ज़्यादातर हम जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्यों। तो यहाँ तक देखो, उसके बाद वो करते हैं नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल अच्छा है या रेजिस्टेंस इन सीरीज अच्छा है। तो देखो, अगर हम सीरीज की बात करें और एक साइड पे पैरेलल की बात करें, तो सीरीज में क्या है, एक ही एंड से, मतलब यहाँ एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया हमने। तो मान लो एक कोई सर्किट है, या एक रेजिस्टेंस फेल हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, सारा का सारा जो सर्किट है वो इफेक्ट होएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर एक डैमेज हो गया, ठीक है, एक कंपोनेंट इसका कोई भी फेल हो गया, तो ये सारा फेल हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, यहाँ से ये सारे अलग अलग हो गए, यहाँ से क्या हो गए, ये अलग अलग हो गए, ठीक है, पैरेलल है बट ये अलग अलग हो गए, अलग अलग पॉइंट्स पे। तो क्या होगा कि अगर मान लो कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, अगर मान लो यही वायर काम करना बंद कर देती है, तो बाकी दो वायर्स तो काम कर रही है ना, या फिर ये अगर बंद कर देती है तो बाकी दो वायर्स तो काम कर रही हैं। तो पैरेलल में कनेक्शन जो करते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन सीरीज, क्योंकि सीरीज में अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया तो सारा का सारा सर्किट है जो वो खराब हो जाएगा। बट अगर हम बात करें पैरेलल की, अगर यहाँ पे एक कंपोनेंट या एक वायर वगैरह डैमेज होगी तो बाकी का सर्किट उसके साथ अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो ज़्यादातर हम कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल में। तो क्यों, पहला तो यही रीज़न होगा कि अगर मान लो एक कंपोनेंट इसका फेल भी हो जाएगा तो बाकी के कंपोनेंट इसके अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर उसने क्या बोला कि हर एक कंपोनेंट है जो वो उसके पास अलग अलग करंट है, इसके पास I1 करंट है, इसके पास I2, इसके पास I3 करंट है। तो तीनों के पास जो करंट है वो डिवाइड हो गया प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। तो इसी वजह से हम जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1B, ठीक है। तो वो करते हैं अभी, आई थिंक वो हमें करना चाहिए अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1B नेक्स्ट वीडियो में।